सामने आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। ये इनका नाम तो मुझे नहीं पता, पर इनका जो नंबर है वो इम्फाल से, मतलब ये कुंडली इम्फाल से आई है, मणिपुर इम्फाल से। और बस इन्होंने एक जनरल सा डिस्क्रिप्शन मुझसे मांगा है, ग्रह स्थिति को स्पष्ट करने के बारे में चर्चा करने का कहा हुआ है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। आप लोग कार्यक्रम प्रत्येक दिन देखा करिए। प्रत्येक लग्न के अलग अलग विश्लेषण मैंने अब बनाए हैं, जैसे मेष लग्न के से लेकर के मीन लग्न तक सब जो कुंडलियाँ, जैसे ये सिंह लग्न की कुंडली है तो आपको सिंह लग्न से जो संबंधित कुंडलियाँ होती हैं वो सारी एक प्लेलिस्ट में बनी हुई हैं। संस्कारों से संबंधित जो कार्यक्रम है वो अलग बने हुए हैं। विभिन्न ग्रहों की दृष्टियाँ जो इसमें पाद दृष्टि होती है वो उसके प्लेलिस्ट अलग बने हुए हैं। और बाकी की सारी चीज़ें आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको रील वगैरह प्रत्येक दिन मिल जाते हैं। शॉर्ट्स वगैरह भी तो डालता ही हूँ, अब कभी कभी व्यस्तता के कारण नहीं डाल पाता। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है। ये सिंह लग्न की जाति का और 1976 इनका डेट ऑफ बर्थ। आइए पहले इनकी कुंडली में मैं लग्न पे आता हूँ। 24 डिग्री का लग्न, मतलब उत्तरोत्तर जो है वो नीचे की तरफ, मतलब अवरोह अवस्था में। इस स्थिति को जब आप समझेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के चौथे चरण में इनका जन्म हुआ है लग्न के आधार पे। और चंद्रमा जो है वो इनकी कुंडली में बना है ज्येष्ठा नक्षत्र में 23 डिग्री पे। अब विचार करिए, लग्न बना सिंह का और नक्षत्र बन गया लग्न का 24 डिग्री पूर्वा फाल्गुनी, ये शुक्र का नक्षत्र। और चौथे चरण के अधिपति मंगल हो जाते हैं, यानी कि लग्नेश सूर्य और चरण के अधिपति मंगल और लग्न के नक्षत्र के अधिपति बन गए शुक्र, जो इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते और अकेले पंचम भाव में बैठ करके व्यक्ति को अनुभवी बना रहे हैं एक तरफा। और व्यक्ति के पास आर्थिक लाभ बड़ा ही अच्छा होता है, निश्चित रूप से उसको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है। ये एक बड़ी अच्छी सी लाभ की स्थिति मुझे दिख रही है। गुरु का प्रभाव इस कुंडली के लिए बड़ा मायावी और बड़ा ही श्रेष्ठ होगा। तो सिंह लग्न की कुंडली के लिए सबसे पहले कारक गुरु, दूसरे कारक सूर्य और मंगल, और तीसरे नंबर पे सूर्य स्वयं होते हैं। मतलब पहले नंबर पे आपको क्या देखना चाहिए इस कुंडली में कि गुरु की स्थिति कैसी है। तो गुरु पंचम भाव के अधिपति हुए, अष्टम भाव के अधिपति हुए, दशम में बैठ गए और स्थिर राशि में बैठ गए। अब यहाँ पे उनके ऊपर चंद्रमा की दृष्टि पड़ गई, या गुरु ने चंद्रमा को, मंगल को, सूर्य को, बुध को, सबको देखा। इसका अर्थ यह है कि लग्न से केंद्र में गुरु का होना, समझने की बारी। लग्न से केंद्र में गुरु का होना, चंद्रमा से केंद्र में गुरु का होना, और लग्न से केंद्र में मंगल और सूर्य का होना, लग्न से केंद्र में चंद्रमा का और चंद्रमा और बुध का एक साथ होना, ये इतनी सारी स्थितियां जन्म कुंडली में जो है वो केंद्र को प्रभावित कर रही हैं। और लग्न पे किसी भी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में लग्न को नहीं देख रहा, और लग्नेश को गुरु देख रहे हैं, जो व्यक्ति को चरित्रवान और बहुत ही ज़्यादा व्यवस्थित बना करके सुदृढ़ जीवन और सफल दाम्पत्य के साथ साथ सुखद यात्रा दे देते हैं जीवन का। शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पे तो गंभीर वाणी और गंभीर आचरण और गंभीर बुद्धि का मालिक, लेकिन निश्चित रूप से व्यक्ति जो होता है वो ज्ञान संपन्न और अपने तेज के प्रभाव से सबको प्रभावित करने वाला होता है और मोक्ष की गति को प्राप्त करने वाला होता है। निश्चित रूप से छठवें भाव के अधिपति होकर के एकादशवें या 12वें भाव में, 12वें में बैठे हैं, एकादशवें नहीं बैठे हैं, और एकादशवें भाव के अधिपति चतुर्थ में वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल। पर यहाँ सूर्य ने चंद्रमा को भी अस्त किया है और मंगल और बुध को भी अस्त किया है। अब इसका अर्थ क्या होगा? जन्म कुंडली के भाग्य भाव के अधिपति जब अस्त होंगे तो कम्युनिकेशन गैप दे देंगे। मतलब अब आपको अपने ऊपर आश्रित रहने के लिए अपनी स्थिति को हमेशा ही बना करके रखना चाहिए और अपने आर्थिक तंत्र को कभी भी विक्षिप्त नहीं होने देना चाहिए। मतलब उसको हमेशा ही ठीक करने का प्रयास आपको करना होगा। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में बाहर से बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में अच्छी दिखेंगी, पर अंदर जैसे 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 व्यक्ति उसके पास निकट से गुजरता जाता है उसकी कमजोरी सामने से दिखने लगती है। ऐसा भी होगा, तो आपको इसको ठीक करना होगा। इसके अतिरिक्त आपको जो है वो अपने मन को किस तरीके से तृप्त करना है, और मन की तृप्ति संसाधन से नहीं होती, मन की तृप्ति साधन से नहीं होती, मन की तृप्ति साधना से होती है। मन की तृप्ति के लिए साधना संपन्न होने की आवश्यकता है, और वो साधना कहाँ से? आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो अस्त हैं, मंगल जो है वो अस्त हैं, बुध जो है वो अस्त हैं। इसका अर्थ होगा कि आपकी कुंडली का जो अपने बल पे प्राप्त करने वाला भाव है
और जन्म कुंडली में जो भाग्य का अधिपति है, जो आपको आपकी कुंडली में केतु यहाँ बैठ करके आपको भाग्यशाली और धार्मिक दोनों बना रहे हैं, और यहाँ के अधिपति का चतुर्थ में आना व्यक्ति को माता और पिता दोनों से लाभ है, पर सास और ससुर से थोड़ी सी संबंधों में कमजोरी। हालांकि बड़े भाई बहनों का, भाभीियों का संबंध अच्छा होता है, पर उन लोगों से कोई विशेष लाभ उम्र के आधार पे अब जब आप आगे बढ़ते हैं तो उतना नहीं मिलता। दरअसल आपको ये बात भी समझ लेने की स्थिति में चले जाने की है कि आप जितना ज़्यादा हो सके खुद को कितना बेहतर बना सकते हैं। किस मामले में? ऊपर उठने के मामले में। मतलब आप प्रत्येक दिन कितनी आपने यात्रा करी है सतह से ऊपर उठ करके, और खुद को कितना जो है वो प्रैक्टिकल बना करके एकदम जीवन को समझने का प्रयास किया है। इस मामले में आपकी यात्रा कितनी दूरी तक जा रही है या कितनी दूरी आपने तय करी है। चूंकि जो अभी आपकी कुंडली में चंद्रमा की दशा है, जो इस कुंडली के लिए 12वें भाव के अधिपति मेंटल पीस को फ्लक्चुएशन में रखते हैं, और खास करके ये स्थिति और भी ज़्यादा तब बढ़ जाती है जब चंद्रमा अस्त हो, व्यक्ति का मंगल कमज़ोर हो रहा है तो निर्णय लेने की क्षमता भी कमज़ोर होती है। बुध के साथ चंद्रमा और मंगल के साथ चंद्रमा का संबंध एक साथ आ रहा है। इसका मतलब है कि चंद्रमा के ऊपर गुरु का प्रभाव, मंगल का प्रभाव, बुध का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव, इतने सारे ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा। आगे शुक्र और पीछे राहु, मतलब चतुर्थ भाव कहीं ना कहीं प्रताड़ित और परेशान भी होगा, क्योंकि एक ही भाव पे जब आपकी कुंडली में इतने सारे तत्व मिल जाएंगे, जल तत्व, अग्नि तत्व और ये भी जो है वो इसी तरीके से वायु तत्व का और भूमि तत्व का प्रभाव, तो ये जो स्थिति चतुर्थ भाव में जो राशि बनती है वो 4 नंबर की बनती है चंद्रमा की, जो जल तत्व की राशि है। पर यहाँ पे बनी है वृश्चिक राशि जो अष्टम भाव की राशि है। अब जरा विचार करिए, तो जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि जो अष्टम भाव की राशि है, इसका अर्थ यह होगा कि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में जब राशि बनेगी तो व्यक्ति के मन को डिसएग्री करे, और उसके जीवन में कई बार ऐसे लोग भी आ जाएं जिसको आप फूटी कौड़ी भी नहीं देखना चाहते, फूटे नेत्रों से भी नहीं देखना चाहते। इन लोगों को भी आपको आपके साथ लेकर के चलना होता है, और कई बार इसी को बैलेंस बनाना कहते हैं। आपको जिसको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते उसके लिए भी आपको भोजन तैयार करना होगा, और निश्चित रूप से उसके लिए भी कुर्सी छोड़नी होगी। और ये जीवन का जो है वो एक है, वो रहे तो ही ठीक है, क्योंकि वो भी ठीक है, वो एक जगह पे उसकी भी आवश्यकता है, क्योंकि आप किसी से नफरत नहीं कर सकते। कम से कम इससे ये बात पता चल रही है। गुरु मंगल अस्त है, अगर चंद्रमा अस्त है, बुध अस्त है, तो इससे ये बात बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि वो ग्रह बिल्कुल ही नेगेटिव सेंस में जाएंगे। ऐसा नहीं है, वो परिणाम देंगे और बिल्कुल ही देंगे, भले ही वो अपने भाग्य भाव का परिणाम ना दे, या हो सकता है कि वो आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव का परिणाम। हालांकि मंगल इस कुंडली के लिए उनका एक्टिव होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट के रूप में आपकी कुंडली में मतलब उनकी भूमिका बहुत ही जोरदार होगी। इसका मतलब ये होगा कि व्यक्ति के पास जो प्रभाव होना चाहिए पितरों के आशीर्वाद का, और जो पति और पत्नी के बीच का जो सामंजस्य होता है उसका, या फिर जो एक रिकॉग्निशन का, अगले जन्म का, उस भाव का अधिपति अस्त है, और मंगल नेचुरली जो है वो ऊर्जा का कारक होता है, और चंद्रमा भी अस्त, बुध भी अस्त। तो इतने सारे ग्रहों के अस्त होने का कारण और सीधा सा प्रभाव ये होगा कि व्यक्ति का मेंटल पीस जो है वो जिसको बोलते हैं ना नुकसान करे। तो आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस करना है? आपको सबसे ज़्यादा इस बात पे फोकस करना है कि मेरा मन अशांत ना हो और घर का पर्यावरण कमज़ोर ना पड़े, उसकी स्थिति कभी भी नुकसान में ना जाए। यह सबसे ज़्यादा आवश्यक है। दूसरे नंबर पे शुक्र का पंचम भाव में अकेले बैठना, गुरु का पंचम भाव में अकेले बैठना, बुध का पंचम भाव में अकेले बैठना ठीक नहीं होता। पंचम भाव के मंगल अकेले अगर बैठे होंगे तो थोड़ी बहुत संतति में वाली जो स्थिति है उसको कमज़ोर करने के अतिरिक्त बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको दे जाते हैं, पर ये यहाँ पे अनुभव शून्य बना देते हैं। और अवस्था के हिसाब से व्यक्ति को कई बार धोखा भी मिलता रहता है और उसको स्वीकार भी करना पड़ता है। वस्तुतः व्यक्ति के जीवन की गंभीरता, वस्तुतः व्यक्ति के जीवन का भाग्य भाव पे शनि की नीच दृष्टि और यहाँ के अधिपति अस्त के, इसका मतलब है कि आपको दो तरीके से नुकसान झेलना पड़ रहा है। पर गुरु केंद्र में दशम स्थान पे ये ठीक है, थोड़ी सी स्थिति कमजोरीपन के साथ। गुरु का प्रभाव यहाँ के लिए बहुत अच्छी। अब यहाँ पे गुरु और शनि का प्रभाव व्यक्ति को कई बार सरकारी क्षेत्र से भी या कई बार पैतृक संपत्ति से भी व्यक्ति को लाभ मिल जाता है। पति का सुख अच्छा है, पर एक बात कहूँगा कि आपकी कुंडली में वो हाँ के बावजूद भी कई बार ना हो जाता है। इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई।
अब आपको मैं फिर से वापस इनकी कुंडली में ग्रह के स्पष्ट पे लेके आता हूं। लग्नेश का अपने भाव से चतुर्थ भाव में जाना ठीक है, पर मंगल के साथ बैठना ठीक नहीं होगा। ये इस भाव में बैठना ठीक नहीं होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल एक साथ बैठ गए इस वजह से खराब है, नहीं, इस भाव में नहीं बैठना था। दरअसल वो कई बार आपको विदीर्ण करते हैं, और कई बार ऐसी अवस्था में व्यक्ति के पास आयु की कमी हो जाती है। जैसे जो लग्न का नक्षत्र बना है, जो चरण के अधिपति बने हैं और जो लग्न के अधिपति बने हैं, ये तीनों का सामंजस्य जो है वो व्यक्ति की आयु की क्षीणता दिखाता है। और व्यक्ति कई बार तेजस्वी हो, बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, समृद्ध हो, अपना खुद का काम करने वाला हो, लोगों को एक साथ लेकर के बहुत ही ज़्यादा चलने वाला होता है, पर इन सब के अतिरिक्त जो है वो उसके पास कई बार जब एक वक्त पे उसके पास कोई रहता नहीं है, मतलब वो अपने आप को फिर अलोन फील करता है। वो शनि के कारण, 12वें भाव के शनि कभी खराब नहीं होते। आज मेरी किसी से बात हुई और 2 बातें मैं आप लोगों को सीख देना चाहता हूँ। आज मेरे सामने 2 घटनाएं ऐसी, एक उड़ीसा से और एक महाराष्ट्र से, 2 चीज़ें बता दूं, सामने से बोल दूं अगर स्पष्टतया, तो ए जो है वो लड़की है जाति का और बी जो है वो बॉस है। इन दोनों का संबंध नुकसान वाला है, खतरनाक है या खराब है, बुरा नहीं, बुरा वाला है, बुरे तरीके से दोनों प्रभावित है। पर सी ने जब देख लिया दोनों को कुछ उल्टा तरीके से पकड़ लिया, तो ए जो है वो अब सी पे ही ब्लेम करने लगती है और उसको ब्लैकमेल करती है कि तुमने मुझे छेड़ा है। और चूंकि वो बी जो है वो बॉस है, तो अब उसको बॉस की तरफ से भी दबाव झेलना पड़ता है और ए की तरफ से भी दबाव झेलना पड़ता है। और इस तरीके की घटनाएं भी आपके साथ ना हो, इस वजह से सतर्क रहिए। तो क्योंकि कई बार होता है, और ये 2 चीज़ें मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं कि आपके साथ ऐसा ना हो। खास करके जब राहु शनि की दशा हो तो कई बार व्यक्ति को झेलना पड़ता है, मेंटल अनस्टैब्लिशमेंट होती हैं, मानसिक जो है वो परेशानी 1-2 वर्षों के लिए जब हो जाए तो ऐसा हो जाए, तो इस वजह से सतर्क रहिएगा। तो मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ पे कई बार आपको शनि के बारे में बोल रहा था कि 12वें के शनि जो है वो दुखी करते हैं। ऐसा नहीं है, 12वें के शनि और 12वें के शुक्र कमज़ोर नहीं होते, वो अच्छे होते हैं। बस उस पर ये बात ध्यान रखना है कि शनि राहु मंगल केतु सबका प्रभाव 12वें भाव पे ना हो। इस वजह से पापक क्षेत्र में, पापक प्रभाव में आ जाने से वो भाव थोड़ा कुपित हो जाता है। क्लियर है? अब मैं आपको आपकी कुंडली में इतनी सारी चीज़ें बता चुका हूँ। अब बताता हूँ यहाँ पे, जैसे ये बुध और शुक्र का प्रभाव ठीक रहेगा क्योंकि सप्तम भाव के अधिपति अपने भाव से सुख में गए हैं, ये अच्छा होता है। सप्तम भाव के अधिपति शनि अपने भाव से 4 घर आगे राहु को लेके बैठे हैं, इस वजह से रोजगार पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी। शनि की दृष्टि यहाँ के लिए गंभीर और धन को सही जगह से गंभीरता से खर्च करने वाला, और शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ पे शत्रुओं से, बीमारी से, विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की ताकत और प्रतियोगिता में जीतने और अच्छे पद पे नौकरी करने वाला, ऐसा बना देता है। साथ ही साथ उसके जीवन में कंपटीशन से कभी भी व्यक्ति को डरने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं करनी चाहिए। अभी दशा थोड़ी कमज़ोर चल रही है, पर शनि की दृष्टि यहाँ के लिए उतनी अच्छी नहीं है। मंगल और केतु का प्रभाव जन्म कुंडली में जब भाग्य पे हो तो व्यक्ति बता बता करके धार्मिक हो जाता है, मतलब बचाने की और बताने की आवश्यकता नहीं है। धर्म का जो चेक हो जाए ना सामने से, तो उस पर अपनी राशि लिखने में कभी संकोच नहीं करनी चाहिए। लिख दिया परमात्मा की कृपा से, तो उसको वापस मुड़ करके नहीं देखना है कि कितना लिखा है, वो भगवान ने लिखवा दिया तो लिखवा दिया। तो यहाँ पे केतु का जो प्रभाव है वो शनि केतु का प्रभाव और राहु का प्रभाव है, और यहाँ के अधिपति अस्त हैं, इस वजह से पापक ग्रहों का प्रभाव भाग्य भाव पे बहुत ज़्यादा है। और भाग्य भाव के अधिपति की दृष्टि सप्तम भाव पे दाम्पत्य और पति दोनों के लिए बड़ा अच्छा होता है। लेकिन चूंकि ये शत्रु के घर को देखेंगे, इस वजह से वहां पे कटुतापूर्ण संबंधों के विकसित न होने का डर भी हो। अगर ना हो तो बढ़िया है, अगर हो इस वजह से बचाना होगा। मंगल का प्रभाव यहाँ के लिए उतना बढ़िया नहीं होगा, पर कन्विंसिंग कैपेसिटी और शिक्षक, ये गुण ये बड़े अच्छे होते हैं। मंगल का प्रभाव यहाँ के लिए और बुध के साथ बैठना, ये लाभ और भाग्य ये दोनों एक साथ बैठे हैं। व्यक्ति माता और पिता का भक्त होता है और निश्चित रूप से उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखता है। क्लियर है? और धन भाव के अधिपति का तृतीय में जाना, माता पिता भाई बहन कुटुंबजन, ये आपके अच्छे समय पे तो सब रहेंगे, पर कई बार जब आपको आवश्यकता पड़ेगी तो सब नदारत निकल जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इस वजह से सबके साथ बैलेंस बना करके रखना होगा। तृतीय भाव के अधिपति का यहाँ जाना थोड़ी कमजोरी, इस वजह से रिकॉग्निशन में और बुद्धि काम पे वक्त पे काम ना आए, ऐसा शिकार ना हो, याददाश्त क्षमता कमजोर ना हो, इस बात की स्थिति रखनी होगी याद में।
केतु का प्रभाव है, दृष्टि प्रभावित ना हो, आंखों पे चश्मे ना लगे हों, इसका ख्याल रखना हो। अगर लगा है तो उसके लिए चाक्षुषी विद्या का पाठ वगैरह भी किया जा सकता है। क्लियर है। चतुर्थ भाव प्रभावित है, इस वजह से हृदय क्षेत्र परेशान ना करे। और मैं समझता हूं कि व्यक्ति को हड्डियों का दर्द और सुपलियों में परेशानी भी होती है। अभी आपकी राशि जो है वो वृश्चिक है, इसके ऊपर से वैसे दशा वगैरह तो ठीक है, खराब नहीं कहूँगा, पर फिर भी एक बात कह देता हूँ। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि का प्रभाव ठीक रहेगा, वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु का प्रभाव ठीक रहेगा। इस वजह से इन दोनों ही गोचर से आपको प्रभावित होने की स्थिति नहीं है। जब इनका गोचर आगे बढ़ेगा तो गुरु भी आपकी कुंडली में थोड़े पेट से संबंधित समस्या देने वाले बनेंगे, और शनि भी मकर से जब कुंभ में जाएंगे तो थोड़ी बहुत मानसिक असंतुलन की स्थिति बनेगी। उस समय आपको बजरंगबली की पूजा और मंदिर का दर्शन अवश्य कर लेना चाहिए। आपकी कुंडली में और भी अच्छी स्थिति बदलेगी इसी साल के नवंबर से। आप और भी ज़्यादा मानसिक रूप से सुदृढ़ और ठीक होंगे। वस्तुतः आपकी कुंडली में जो वर्ष कुंडली बनेगी उसमें मुंथा का प्रभाव जब लग्न का या केंद्र का बन जाता है तो अच्छा माना जाता है, तो वो केंद्र का बन रहा है, इसे ठीक कहूँगा। पंचम भाव के अधिपति का केंद्र में जाना वो ठीक होगा। इस कुंडली का कारक ग्रह अगर केंद्र और त्रिकोण में रहे तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ वो नीच के हो रहे हैं जिनका नीच भंग स्वयं शनि कर रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति के खुद का बेरोजगार होना कभी भी होगा ही नहीं कि वो बेरोजगार रहे। वो हमेशा ही अपने पैरों पर खड़ा होता है और बहुत ही डायमेंशन होते हैं उसके पास, बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जिस पे वो विचार करता है। तो निश्चित रूप से इसके लिए कमजोरी नहीं, क्योंकि शनि यहाँ उच्च के हैं, जो आपकी कुंडली का सप्तमेश रोजगार है, यहाँ का वो सुखेश है, और यहाँ पे वो जन्म कुंडली के दशमेश होते हैं। मतलब शनि की स्थिति आपकी कुंडली के लिए कमजोरी वाली नहीं है। मंगल की दशा में भाग्योदय हो जाए, चंद्रमा के बाद मंगल आएंगे। अभी आपकी कुंडली में चंद्रमा की दशा 2028 के बाद मंगल आएंगे। अस्त है, इस वजह से बजरंगबली की पूजा आवश्यक होगी। 7वें भाव और 6वें भाव के अधिपति होकर के शनि 12वें। पति का प्रेम बड़ा अच्छा होगा, पर कंफ्यूजन में ना रहें, वो उनको कोई भ्रम ना हो ये बात, और उनकी सेवा आपके हाथ से होगी। और निश्चित रूप से मैं तो समझता हूँ कि कई बार व्यक्ति जो होता है वो करा भी लेता है, ऐसा भी बोल सकता हूँ। 8वें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में यहाँ बैठे हैं, थोड़े से संबंध पिता से कमज़ोर ना हो, और जो है वो ऐसी अवस्था में व्यक्ति को कई बार पेट की समस्याएं भी देखने को मिल जाती हैं, हालांकि वो बहुत ज़्यादा नहीं है। 9वें भाव के अधिपति ठीक हैं, 10वें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में ये स्थिति तो ठीक है, केंद्र के अधिपति हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, पर ये कारक नहीं होते इस कुंडली के लिए, वो मेहनत करवाने वाले ग्रह होते हैं। इस वजह से संतान से दूरी ना हो। हालांकि संतति का सुख आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, उनका करियर और उनका जो एस्टेब्लिशमेंट है और भाग्य का, क्योंकि भाग्य भाव के अधिपति 9वें भाव के अधिपति जो मंगल बनते हैं वो पंचम भाव के अधिपति गुरु को देख रहे हैं। ये संबंध बड़ा ही तिकोना वाला है, जिसे अच्छा कहा जाता है। 10वें भाव के अधिपति का संबंध बताया, एकादशवें ठीक हैं, महा लाभकारी योग, और 12वें भाव के अधिपति का यहाँ नीच का होना, इस वजह से ऋण वगैरह लेने से बचिएगा, नहीं तो चुकाने में दिक्कत होगी। अब आपकी कुंडली में मैं यहाँ पे पंचांग पढ़ के बता देता हूँ, पहले क्या आता हूँ। मार्गशीर्ष माह में जन्मे होने से कई बार आपको ठप्पा लगा दिया जाता है कुछ अजीब तरीके का। मतलब अजीब कहने का मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वो आप हैं नहीं, पर दरअसल समाज के लोग आपको आदर देते हैं, पर कई बार आपके पीठ पीछे बुराई भी करेंगे, ऐसा होता है। दक्षिणायन में जन्मे होने से आपका आत्मबल कई बार कमजोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य के ठीक पीछे राहु बैठे हैं। अब इसके पीछे का तर्क बताऊं। जो ग्रह जहां बैठा है, अगर उसके ठीक पीछे पापक ग्रह बैठे हो, या विष दोष लगा हो, या ग्रहण दोष लगा हो, तो उस ग्रह का या उस भाव का परिणाम संपूर्ण नहीं मिल पाता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा वैसे ही आपकी कुंडली में कमजोर होंगे, मतलब ये पापक हो जाएंगे, तो मन, उत्साह, भावनाएं, ह्यूमैनिटी, मोरालिटी, ये सब तो बहुत ज़्यादा भरी रहती है। पर इन सब के बावजूद भी व्यक्ति को कई बार अकेले ही दंड लेके भागना पड़ता है, और 50 लोगों की भीड़ में आप अकेले रहेंगे, कोई आपको सुनेगा नहीं, ऐसा भी है। और ये भी होता है। सोमवार को जन्मे होने से व्यक्ति धीर है, गंभीर है, शांत है, दत्तचित है, उसका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा है, उसका जो है वो मैनेजमेंट है वो बहुत ही समझदारी से युक्त है। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे, इस वजह से आरंभ कोई भी काम जो करेंगे उसमें दिक्कत होगी, पर बाद में चल के वो सफल अवश्य हो जाएगा। बालव कर्ण ब्राह्मण वर्ण और राक्षस गण के हैं। आपके अंदर शालीनता, आपके अंदर तार्किकता, आपके अंदर धार्मिकता, आपके अंदर जो है वो जो किस तरीके से किसी भी चीज़ को पढ़ना, समझना, ज्ञान से युक्त बातें करना, ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। मानवता लबालब भरी है, पर राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति जो है वो कई बार
चिपका हुआ होता है संसाधनों से। मैंने इसीलिए आपको शुरू में वो बात कही थी, साधन और संसाधन वाली। तो इस वजह से उसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। मैं एक बात और कहता हूँ, आपकी कुंडली में, नवांश कुंडली में यहाँ गुरु, चंद्रमा और शनि बैठे हैं, गुरु नीच के नहीं है, और यहाँ पे गुरु नीच के नहीं है। वस्तुतः यहाँ पे आप जब देखेंगे तो गुरु यहाँ कारक होते हैं, यहाँ भी अच्छे होते हैं, यहाँ भी अच्छे होते हैं। इसका मतलब है कि कुंडली में गुरु महत्वपूर्ण हैं, और वस्तुतः उनकी दृष्टि यहाँ के लिए थोड़ी अच्छी नहीं है, यहाँ के लिए अच्छी नहीं है, यहाँ के लिए अच्छी नहीं है। मतलब दो दृष्टियाँ उनकी कमज़ोर हैं। मतलब ऋण में व्यक्ति न उलझे, और ऋण ले ले तो फिर चुकाने में दिक्कत होगी। सफ़ेद चावल का दान अवश्य करना चाहिए। इस कुंडली के हिसाब से 3 अंक अच्छा रहेगा, रविवार और गुरुवार का दिन अच्छा रहे। दिशा आपकी कुंडली के हिसाब से पूर्व बहुत अच्छी रहेगी। अब पूर्व क्षेत्र में मणिपुर कहाँ है? पूर्व ही है ना। और उसके बाद नक्षत्र में सूर्य, मंगल, बुध और चंद्रमा में से सूर्य, मंगल और बुध ये तीनों अनुराधा में बैठे हैं। आपके पास तर्क बहुत अच्छा है, आपके पास तार्किक ज्ञान होने के साथ साथ टेक्नोलॉजी का ज्ञान बहुत अच्छा है। आप कभी भी अन्यायी और विषयी नहीं होंगे। मंगल के साथ आपकी कुंडली में कभी भी अभद्रता नहीं होगी, और आपके पास कभी भी उत्साह की कमी नहीं होनी चाहिए। राहु अपने नक्षत्र में बहुत बढ़िया, शुक्र पूर्वाषाढ़ा में बहुत बढ़िया है, ये अपने ही नक्षत्र में सारे ग्रह बैठे। शनि के पास इतना बल है कि वो आपको बुद्धिमान बनाने के साथ साथ तेजस्वी बनाएंगे और गुरु का भक्त बनाएंगे। गुरु कृतिका नक्षत्र में, और इस वजह से व्यक्ति कभी ना कभी भी गंदा काम नहीं करता है, और उसकी जो स्थिति होती है समाज में वो बहुत ही ऊंचे लेवल पे होती है, जहाँ पे पहुँचना कई बार बहुत लोगों के बस के बाहर होती है बात। दशाओं में चंद्रमा की दशा, अब बात करते हैं कि कौन सी दशा कैसी जाएगी। चंद्रमा की दशा में आपको अनुभव प्राप्त करना चाहिए, चुप होकर के समझना चाहिए। मंगल की दशा में उस अनुभव का लाभ लेना अगर चाहें तो ले लीजिएगा, वैसे आपकी कुंडली के लिए वो अच्छा ही होता है, और बल भी उसके पास है। सबसे ज़्यादा बलवान आपकी कुंडली में मंगल ही हुए हैं षडबल में, और चंद्रमा। इस वजह से इनकी दशाएं दोनों ही अच्छी जाएंगी, मैं समझता हूँ। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में एक बात और बता देता हूँ कि जो स्थिति मैं देख रहा हूँ उसके आधार पे चंद्रमा की जो दशा है वो मेहनत करवा करके धन देगी, और जो मंगल की दशा है वो आराम से बीत जाएगी। उसके बाद राहु वाले में अगर हो तो जरूर एक बार संपर्क कर लीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपकी कुंडली में D7 यानी कि संतान पक्ष आपकी कुंडली का बहुत अच्छा बना हुआ है, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। संतति अच्छी है और वो बेहतर है, अनुभवी है। और दूसरी बात, एक बात बता दूं तो दरअसल आपकी दूसरी संतति से आपका लाभ बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ। पहली संतति के पास ज्ञान है तो उसके पास थोड़ा सा एरोगेंट भी हो सकते हैं, वो ऐसा मैं हो सकती हैं, ऐसा बोल रहा हूँ। बस वाहन वगैरह का सुख आपकी कुंडली में अच्छा देख रहा हूँ, वो आप भोग भी रहे होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।